वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर साकिब जब्बार और आप देख रहे हैं फूड साइंस यूनिवर्स। आज मैं एक नई वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूँ। पहली 3 वीडियोस में आपको मैंने बताया टमाटो केचप रेसिपी और केमिकल्स, फिर उसका प्रोसीजर बताया दूसरी वीडियो में। फिर थर्ड वीडियो मैंने क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर्स जो होते हैं और लैब में इक्विपमेंट जो ज़रूरी है स्मॉल स्केल के लिए वो मैंने बताए। तो आज के लेक्चर में मैं मज़ीद जो मशीनरी यूज़ होती है स्मॉल स्केल के लिए और जो दूसरी रिक्वायरमेंट्स है उसके बारे में आपको बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट यानी स्टील की आपको बास्केट चाहिए होगी। इसमें जो आपने बास्केट लेनी है कोशिश करनी है कि इसमें पोर भी हो, क्योंकि जब वॉशिंग करेंगे टमाटो की तो आपके लिए इजी होगा कि ऊपर से पानी आ रहा होगा, नीचे से ड्रेनेज भी हो रही होगी सुराख के जरिए, तो इजीली आप वॉश कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि वॉशिंग के लिए ये ऐसी सी स्टील बास्केट लें जिसमें पोर हो। तो ये क्वांटिटी आप अपने जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक ले सकते हैं जितना आपने बनाना है। ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड चीज़ है इसमें कटर। ठीक है, आजकल मार्केट में यानी जैसे ही आपने छुरी से काटने का टाइम लगता है तो ऐसे कटर अवेलेबल है कि टमाटो को उसके अंदर रखे और यूँ प्रेस करे तो ये ऑटोमेटिकली आपको कट कर देगा टमाटो। तो ये टाइम की सेविंग के लिए है कि छुरी से काटना शुरू करेगा तो थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आपने थोड़ा ज़्यादा बोतलें बनानी है केचप की और स्मॉल स्केल पे बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आपको ये वाला कट लेना पड़ेगा। अगर आप मज़ीद यानी स्मॉल स्केल को थोड़ा सा और बनाना चाहते हैं कि आपने दिन की 500-1000 बोतलें बनानी हैं तो उसके लिए अगर रिकमेंडेशन है पल्पर। देखिए पल्पर खरीदने का फ़ायदा क्या होगा, ये पल्पर भी 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में आ जाता है। जिनके पास इन्वेस्टमेंट है इतनी 1 लाख से 1.5 लाख तो ये वो ले सकते हैं, इससे भी कम प्राइस में मिल जाते हैं स्मॉल कैपेसिटी के ना। पल्पर करने का फ़ायदा क्या होगा कि ना आपको कटिंग की ज़रूरत होगी और ना बाद में जो फिल्ट्रेशन का मसला होता है कि स्किन और सीड जो बीच में अलग करने होते हैं ड्यूरिंग प्रोसेसिंग और टमाटो केचप, तो वो इजीली आप यानी ना पल्पर में ऑलरेडी सीविंग भी होती है तो इसमें प्योर पल्प निकलती है कि आपको ना सीड्स में आते हैं ना स्किन आती है, वो पल्प ऑटोमेटिकली सेपरेट कर देता है और प्योर पल्प देता है। तो अगर आपने लार्ज स्केल पे बोतलें बनानी है थोड़ा स्मॉल स्केल से यानी आपकी डेली की 500-1000 बोतलें बनानी है तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप पल्पर परचेज कर लें, तो आपके काफ़ी यानी काम आसान भी हो जाएगा और क्विक भी हो जाएगा। तो ये एक स्मॉल पल्पल जो आपको पायलट स्केल पल्पल चाहिए और ये मार्केट में अवेलेबल है, इसलिए मिल जाते हैं। और चौथे नंबर पे आपको चाहिए मुस्लिम क्लॉथ चाहिए, मलमल कपड़ा जो कहते हैं, या फिर स्टेन करने के लिए आप कोई सीव ले लें जिसका पोर साइड बहुत छोटा हो। अगर पल्पर नहीं है आपके पास, नहीं लेना चाह रहे, आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं है तो आपने, क्योंकि जब उसकी कुकिंग करेंगे टमाटो की तो उसकी स्किन भी साथ होती है और सीड भी होती है, उसको फिल्टर करने के लिए हम मुस्लिम क्लॉथ यूज़ करते हैं या मलमल का कपड़ा या फिर सीव यूज़ कर लेते हैं। जैसे मैंने सेकंड वीडियो में बताया कि जब स्टेनिंग करनी है तो हमने ये यूज़ की थी। तो इन दोनों में से आप जो भी आपके पास जितनी इन्वेस्टमेंट है उसके मुताबिक आप चीज़ें ले सकते हैं। उसके बाद 5वें नंबर पे गैस स्टोव बर्नर। ठीक है, ये स्टैंड वाला लेना, ऐसे लेके ना नीचे स्टैंड हो और ताकि स्टैंड इतना हो कि आपकी वो लेवल पे हो ताकि आपको झुकना ना पड़े, इतना ऊंचा हो जाए चूल्हा आपका कि आपको झुकना ना पड़े, क्योंकि जितना झुकना पड़ेगा उतना ही आपकी कमर में भी दर्द होगा और उतना ही लेबोरियस काम हो जाएगा और उतना ही आपको मुश्किल लगेगा। तो इसलिए चूल्हा आपने हमेशा इतना लेना है कि आप खड़े होकर इजीली यानी उसको कुक कर सके और आपके लेवल पे हो कि आपको झुकना ना पड़े। तो इस किस्म के चूल्हे मार्केट में अवेलेबल हैं, इनके स्टैंड मिल जाते हैं, जितने यानी लंबे स्टैंड लेने हैं वो आप इजीली ले सकते हैं। तो ये भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसमें टमाटो केचप बनाने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका बैलेंस है, क्योंकि एक चीज़ ध्यान में रखिए, आपने जब भी रेसिपी को डेवलप कर रहे होते हैं तो उसका वेट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर वेट अंदाजे से ले रहे हैं तो क्या होगा, कभी आप ज़्यादा डाल देंगे कभी कम डाल देंगे, उससे क्या होगा क्वालिटी कभी मेंटेन नहीं रहते। तो इसलिए क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए एक अच्छे बैलेंस का होना ज़रूरी है। और बैलेंस में कोशिश करें कि अगर तो आप स्मॉल स्केल पे बिजनेस कर रहे हैं तो ज़ाहिर है आपको तो ग्राम्स में भी लेना है वेट और आपको केजी में भी लेना है, तो कोशिश करें कि आपका जो बैलेंस है 1 ग्राम से लेकर 1 केजी तक सपोर्ट करता हो या इससे भी कम वाला ही मिल जाए, क्योंकि जितना कम होगा उतना ही एक्सपेंसिव होता है। तो जितना इजीली आपको अवेलेबल हो, कम से कम 1 ग्राम से लेकर 1 केजी तक इसको सपोर्ट करता हो, तो वो वाला मार्केट में अवेलेबल है बैलेंस ना। जितनी आपके पास इन्वेस्टमेंट हो उसके मुताबिक आप ले सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये नहीं है कि आपने वो चम्मच के जरिए मेजर कर रहे हैं या कप्स के जरिए मेजर कर रहे हैं तो वो मुश्किल चीज़ हो जाती है। तो मेरी आपको सजेशन यही है कि आप अच्छा बैलेंस लें, क्योंकि इस पर आपकी सारी क्वालिटी मेंटेन जो रखनी है आपने उस पर डिपेंड कर रही होती है कि हर दफ़ा आपने सेम वेट लेना है। तो वो वेट के सेम वेट के लिए आपको बैलेंस भी अच्छा चाहिए होता है। इसके अलावा मेजरिंग करने के लिए आपने कोई चीज़ें मेजर करनी है
तो मेरी सजेशन ये है कि गिलास के सिलेंडर ले ले आप। ये मैंने क्वान्टिटी लिख दिया कि 5 लीटर वाला, ज़्यादा बनाना तो ज़्यादा वॉल्यूम का ले ले, क्योंकि मेजर करने में आपने कोई चीज़ मेजर करनी है, जैसे वाटर मेजर करना है या विनीगर मेजर करनी है या जो भी लिक्विड चीज़ें मेजर करनी है वो ईजिली यानी गिलास से मेजर हो जाती है। तो कोशिश करें वो गिलास के ले। गिलास में ये कुछ होता है कि टूटने का खतरा होता है, लेकिन गिलास का फ़ायदा ये होता है कि इसकी वॉशिंग ईजी होती है और प्रॉपर वॉशिंग हो जाती है। और प्लास्टिक अगर लेके, प्लास्टिक भी अवेलेबल है। प्लास्टिक में ये क्या है कि बाज़ दफ़ा यानी प्लास्टिक रिएक्शन कर देती है केमिकल्स के साथ अगर लो ग्रेड की प्लास्टिक हो, और बाज़ दफ़ा क्या होता है उनकी वॉशिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। गिलास की वॉशिंग भी आसान है और इसमें कंटेमिनेशन के चांसेस भी कम होते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप गिलास के सिलेंडर मेजर करने के लिए सिलेंडर लें। और इस तरह बीकर है कि आपने कोई चीज़ मिक्स करनी है छोटे स्मॉल क्वांटिटी में, तो बीकर भी यानी मैं लिखी हुई क्वांटिटी वो भी गिलास के लिए। प्लास्टिक के भी अवेलेबल है लेकिन गिलास के इससे मैं प्रेफर कर रहा हूँ कि इनको वॉशिंग इनकी ईजी है और कंटेमिनेशन के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, और इनकी यानी ना अगर आप केस यूज़ करें तो ये काफ़ी लंबे अरसे तक आप इसको चला सकते हैं। इसके बाद स्टील कुकिंग पैन है। ये जो कुकिंग करनी है आपने, ये पैन भी आपने कोशिश करनी है कि जितनी आपने क्वांटिटी बनानी है, अगर 500 ग्राम बना रहे हैं यानी 500 केजी बना रहे हैं या 100 केजी बना रहे हैं या 1 केजी बना रहे हैं, तो उस लिहाज से आप यानी पैन ले ले वो ना। पैन यानी ऐसे होना चाहिए स्टील के हो, स्टेनलेस स्टील के हो। तो ये जरूर ये याद रखें कि स्टेनलेस स्टील के पैन ही लेने हैं हमेशा ना आपने। स्टेनलेस स्टील का फ़ायदा क्या होता है कि स्टेनलेस स्टील में एक तो रिएक्शन कम होती है और इसमें जंग लगने का खतरा कम होता है और इसकी वॉशिंग भी ईजी होती है। लेकिन अगर आप आयरन के ले लेंगे या किसी और उसके ले लेंगे तो उसमें कंटेमिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं और वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी डेंजरस होते हैं। इसलिए कोशिश करें कि जो कुकिंग पैन है आपका वो अच्छी स्टेनलेस स्टील का हो। इसके अलावा आपने जो कुकिंग वुडन जो कुकिंग स्पून लेने हैं वो वुडन के लेने, लकड़ी के लेने हैं, क्योंकि आयरन के अगर लेके उसका भी बाज़ दफ़ा केमिकल का रिएक्शन हो जाता है, वो भी रिकमेंड नहीं करते। जो WHO है कुकिंग के लिए मोस्टली रिकमेंड करते हैं कि वो फूड ग्रेड भी हो और यानी उसका रिएक्शन भी ना हो कोई आपकी फूड के साथ ना। तो मोस्टली यानी जो प्रेफर करते हैं वो वुडन के करते हैं। तो आप भी कोशिश करें कि वुडन के परचेज़ कर लें। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है, मिल जाते हैं, सस्ते भी है, तो इतना इशू नहीं है। और 11वें नंबर पे है कि ये मिक्सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब हमने मिक्सिंग करनी है तो आपको हाई स्पीड ग्राइंडर चाहिए। इसका फ़ायदा क्या है कि अगर आपका लो स्पीड ग्राइंडर होगा कभी भी आपकी मिक्सिंग प्रॉपर नहीं होती, क्योंकि टोमेटो केचप में आप CMC भी डाल देंगे और इसके अलावा ग्वारगम वगैरह जो भी गम्स यूज़ कर रहे हैं, जो रेसिपी मैंने बताई थी आपको, प्रॉपर मिक्सिंग के लिए आपको हाई स्पीड RPM चाहिए, हाई स्पीड चाहिए, कम से कम 5000 से 1000 होनी चाहिए। लेकिन जो आपने नॉर्मल ग्राइंडर यूज़ करते हैं वो बहुत कम RPM के होते हैं, उसमें सही मिक्सिंग नहीं होती। तो ये मिक्सिंग जो है ना आपकी क्वालिटी पे बहुत इस पर डिपेंड कर रही होती है। जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी, जितनी होमोजेनाइज मिक्सिंग होगी, उतना ही आपका कलर भी आएगा प्रोडक्ट का, उतना ही आपका फ्लेवर भी आएगा और एक टेक्सचर भी बहुत अच्छा आएगा। लेकिन अगर मिक्सिंग प्रॉपर नहीं है तो हर चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ, जब भी मैं किसी को कहता हूँ तो मैं उसको ये कहता हूँ कि मिक्सिंग के लिए जो आपने ग्राइंडर यूज़ करना है वो हाई RPM का लेना, अच्छी क्वालिटी का लेना है। ये मार्केट में करीबन 10,000 से 20,000 के बीच मिल जाते हैं हाई RPM के ना। तो ये मेरी रिकमेंडेशन है आपको कि अगर आप अच्छा टेस्ट का चाहते हैं अपनी प्रोडक्ट का या क्वालिटी मेंटेन रखना चाहते हैं तो ये मिक्सिंग में वो हर चीज़ डिपेंड कर रही होती है आपकी। अगर मिक्सिंग प्रॉपर नहीं होगी तो ड्यूरिंग स्टोरेज भी इशू आएगा, स्टोरेज लाइफ भी कम हो जाएगी, उसकी टेक्सचर भी लोगों को पसंद नहीं आएगा और यानी कलर भी नहीं बनेगा। तो इसलिए मिक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हाई RPM मिक्सर आप परचेज़ करें। इसके अलावा रीयूजेबल आइस बैग्स है। ये बैग इसलिए यूज़ करने होते हैं कि जब आपने कुकिंग करनी है, कुकिंग करे केचप की, उसके बाद ठंडा भी करना है, क्योंकि ठंडा करके आपने फिल करना है। ठंडा मैंने बताया था जैसे 40 से 50 डिग्री भी करना है। तो उसके लिए एक बर्तन में आपने ये आइस बैग डाल देने हैं, पानी डाल के उसके अंदर फिर आपने जो कुकिंग दूसरा पैन है, छोटा पैन, उसके अंदर डाल देना ताकि आपका केचप जल्दी ठंडा हो जाए। एक ये कि आप उसको रूम टेम्परेचर पर रख दे, उसका नुकसान क्या होगा कि उसमें मे भी कंटेमिनेशन भी हो सकती है। जितनी जल्दी आप ठंडा करोगे और जितनी जल्दी फिलिंग कर लेंगे उतना ही आपकी स्टोरेज लाइफ बढ़ जाएगी। तो ये रीयूजेबल होते हैं बैग्स, आइस बैग ना, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, यानी बार बार यूज़ कर सकते हैं। अगर आइस यूज़ करेंगे तो उसमें ये होता है कि बार बार आपको आइस जमानी पड़ेगी या लेनी पड़ेगी, तो उसमें खर्चा है। तो एक दफ़ा रीयूजेबल आइस बैग ले लेंगे तो उसमें तरीका क्या होता है कि एक बड़े बर्तन में आपने पानी डालना है, उसके अंदर ये आइस बैग डाल देना, पानी ठंडा हो जाएगा। उसके बाद जो छोटा पतीला जिसमें आपने केचप बनाया वो उसके अंदर रख देना और ये विदिन 10-15 मिनट में या मैक्सिमम आधे घंटे में आपका वो 40-50 डिग्री पे आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आपने एक थर्मामीटर लेना है,
कोशिश करें ये स्टील प्रोब वाला ले थर्मामीटर ना। दूसरे थर्मामीटर लेने उसमें यानी कभी भी एक्यूरेसी नहीं होती। स्टील प्रोब जो है ना ये हाई टेम्परेचर को भी बियर कर सकते हैं, तो ये एक्यूरेसी भी इसमें ज़्यादा होती है। तो पोर्टेबल लेना थर्मामीटर और कोशिश करनी है ये प्रोब स्टील का हो, स्टेनलेस स्टील का हो, ताकि आपने जब उसको ठंडा करना है तो आपने मेजर करना टेम्परेचर 40 से 50 डिग्री पे आ गया, उसके बाद फिलिंग करनी है। तो उसके लिए ये आपने प्रोब वाला लेना है और स्टील वाला लेना है, ठीक हो गया। और इसके बाद 14वीं चीज़ है इसमें ड्रॉपर बड़ा है। जब आपने एंड में फ्लेवर डालना है तो आपने, मैंने लास्ट में बताया कि आपने 0.5 ml डालना है या 0.1 ml डालना है। तो मेजर करने के लिए ड्रॉपर में मेजरेबल होते हैं ड्रॉपर, तो इजीली आप लेके उसमें ड्रॉपर से डाल सकते हैं। ये तो मेजर स्मॉल क्वांटिटी को मेजर करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि जब हर चीज़ वेइंग भी सही होगी और उसके बाद हर चीज़ आप जो है रेसिपी में है उसके मुताबिक डाल रहे होगे, तो हर दफ़ा सेम क्वान्टिटी में डाल देंगे और सेम वेट लेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपकी क्वालिटी मेनटेन रहेगी। तो ये भी बड़ी चीज़ है, सस्ते मिल जाते हैं ड्रॉपर, प्लास्टिक के होते हैं और इजीली मिल जाते हैं मार्केट से ना। और 15 नंबर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने जब फिलिंग करनी है, आपने केचप बन के आपको के लिए या ज़्यादा फिलिंग के लिए भी आपके पास प्रॉपर एक फिलर होना चाहिए या फिलिंग ड्रम होना चाहिए, ताकि आप इजीली उसमें फिलिंग बोतल में कर सकें। इसके लिए एक फिलिंग ड्रम भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर। इसमें मुख्तलिफ किस्म के ये नोजल होते हैं, यानी आपने 500 ml बोतल फिल करनी है तो उसके लिए लाया नोजल, ऐसे छोटी करनी है उसके लिए ज़्यादा, ऐसे बड़ी करनी है उसके लिए ये ज़्यादा बड़ा। तो ये थोड़ा सा महंगा एक्सपेंसिव आ जाता है। अगर ये नहीं लेना आपने, इसमें ये फ़ायदा ये होगा कि फिलिंग एक्यूरेट होगी, बोतल आप अंदर डाल दोगे और आराम से फिलिंग करके आपको दे देगा बोतल ना। नहीं तो आप ये जो ड्रम मिल जाता है स्टील के, स्टेनलेस स्टील के, ये भी आगे टूटी लगी होती है, इससे ही फिलिंग कर सकते हो। और या कीफ, अगर आपके पास ये भी इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप खाली कीफ ले लें, इसको फनल भी कहते हैं, कीफ भी कहते हैं। तो इसके ज़रिए भी आप जो आप कुकिंग वाला पैन है उसे यहाँ पे डालें और बोतलों को फिल कर लें। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है फिलिंग के लिए। फिलिंग मैनुअल नहीं करनी आने, डेचे को आप बोतल में डाल रहे हैं, उससे ज़्यादा नीचे गिरेगा और उससे कंटेमिनेशन के चांसेस भी है। तो इसलिए यानी ये चीज़ें इन तीनों में से जो भी अवेलेबल है आप ले सकते हैं, जो भी आपके लिए ईजी है परचेज़ करनी है वो परचेज़ कर सकते हैं। इसके बाद बहुत प्लास्टिक बोतल है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया कि प्लास्टिक बोतल जो सी आपने हाई क्वालिटी की लेनी है कि वो 100 डिग्री को बर्दाश्त कर सके। जब स्टीलाइजेशन करेंगे, ड्यूरिंग स्टीलाइजेशन आपको ऐसी प्लास्टिक होना चाहिए कि कम से कम वो 90-100 डिग्री को बर्दाश्त कर सके, ताकि स्टीलाइज प्रॉपर हो जाए। और आपकी इस पे यानी आपकी शेल्फ लाइफ डिपेंड कर रही होती है कि अगर बोतल के अंदर ही कंटामिनेशन है तो फिर क्या होगा कि बाद में शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी, जल्दी ख़राब हो जाएगा केचप ना। तो स्टोरेज लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए भी बोतल की प्रॉपर स्टीलाइजेशन भी ज़रूरी होती है। इसके बाद आपने वाइट टॉवल लेना, ये भी चाहिए आपको ना, क्योंकि जब आप फिलिंग करेंगे, स्टीलाइजेशन करेंगे या फिल करोगे, कोई केचप बाहर भी गिर जाएगा, तो साफ़ करने के लिए आपने हमेशा वाइट टॉवल यूज़ करने हैं, कलर टॉवल यूज़ नहीं करने। कलर टॉवल का क्या होता है, बाद दफ़ा रंग कच्चा होता है तो वो बोतल के साथ लग जाता है। तो कोशिश करें वाइट टॉवल यूज़ करें ताकि ये इशू ना पैदा हो। उसके बाद ज़्यादा जब आपने फिलिंग कर लेनी है तो आपने उसको ट्रांसफ़र करना है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, तो उसके लिए आपको कोई स्टैंड भी चाहिए होगा। तो वो जो भी बोतल का वॉल्यूम है उस लिहाज से मार्केट में अवेलेबल प्लास्टिक के स्टैंड या आप ले जाते हैं। जैसे कैरी करना चीज़ों को आसान हो जाता है। नहीं तो यानी क्या होता है कि एक बोतल उठाए के दूसरी गिर जाएगी या ट्रे में लेकर जाए, गिरने का खतरा ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है कि हर जगह पे बोतल फिट आ जाएगी और आप इजीली उठा के इसको कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये जो मैंने स्टैंड लिखा हुआ है, ये जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टीलाइजेशन करेंगे प्लास्टिक बोतल की तो ज़्यादा वो गर्म होती है, गर्म में उठाना मुश्किल होता है हाथ से। तो ऐसा सा क्लिपर ले लें, इसको ग्रीपर कहते हैं। तो ये उठाना बोतलों को, गर्म बोतलों को आसान हो जाता है। और इसके बाद लास्ट में आपको रेफ्रिजरेटर भी चाहिए कि एक तो आपको डीप फ्रीजर चाहिए, अगर पल्प आपने स्टोर करनी है तो डीप फ्रीजर टाइप आपको, या फ्रीज ऐसा हो जिसके ऊपर पोर्शन डीप फ्रीजर वाला, जैसे बर्फ़ जम जाती है जिसमें ना फ्रीजर कहते हैं, नीचे फ्रिज होता है। तो ये एक फ्रिज की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आपने कोई पल्प स्टोर करनी है या केचप बना के कुछ स्टोर करना है। तो वैसे तो नॉर्मल तो बजट पे होता है, लेकिन बहुत दफ़ा ये होता है कि बंदे का सेल नहीं हो रहा तो वो फ्रिज में आ रहता है ताकि ख़राब ना हो। तो इसके लिए आपको एक फ्रिज चाहिए, फ्रीज़र वाला, ठीक हो गया। और लास्ट में आपको यानी ये कोशिश करनी है कि जब फिलिंग करे या जो भी प्रोडक्शन एरिया में जो केचप बना रहा है उसके सर पे कैप हो और उसका मुंह पे मास्क हो और ग्लव्स हो हाथ में, और प्रॉपर उसने एक ड्रेस पहनना हो, जैसे प्लास्टिक के ड्रेस मिल जाते हैं मार्केट में। इसका फायदा ये होता है कि जब आप फिलिंग कर रहे थे या कोई काम कर रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है, कोई केचप बना रहा है, तो बाज़ दफ़ा क्या होता है कि सर के बाल उसके अंदर गिर जाते हैं, पता नहीं चलता इंसान को, एक बार गिर गया क्या पता चलना है। लेकिन जब कोई खाएगा उसको का बाल आ गया तो कभी भी दोबारा आपकी चीज़ परचेज नहीं करेगा। तो इसलिए कैप करना, इंजीनियरिंग प्रोसेसिंग जितना भी प्रोसेस है पूरा उसमें ज़रूरी होता है। और हाथों का ग्लव्स यूज़ करने का फ़ायदा, कि घंटे बाद नए ग्लव यूज़ करेंगे तो कंटेमिनेशन के चांसेस कम होते हैं कि बाद हाथ गंदे रहते हैं, उसमें जर्म्स आ जाते हैं,
तो वो बाद वो प्रोडक्ट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इसलिए ग्लव्स हर दफ़ा नहीं यूज़ करने हैं आपने। जब एक दफ़ा पूरा प्रोसेसिंग आप चला रहे कर रहे हैं, जब तो ग्लव एक ही यूज़ करें, तो दूसरे दिन आपने करने तो नए ग्लव्स यूज़ करें, नई कैप्स यूज़ करें और नए मास्क यूज़ करें, ताकि आपकी प्रोडक्ट के अंदर कंटेमिनेशन कम से कम हो। और बाकी यानी मास्क, यानी मुँह में बाद केमिकल आपकी मुँह में चले जाते हैं, यानी बाद एलर्जी होती है किसी को। मास्क बाद किसी में खांसी होती है, वो खांस रहा है, वो खांसी की जो अजीम है वो आपके प्रोडक्ट में जा रही है। तो इसलिए अगर वो बीमार है तो खांसने के जो मास्क पहन लेगा तो वो एक तो प्रोडक्ट भी आप सेव रहेगी, कोई मसला है उसको, और दूसरा खुद बंदा भी कोई मसला हो जाता है उसको, वो उससे सेफ रहेगा। तो इसलिए चीज़ें बहुत ज़रूरी है क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। हाइजेनिक कंडीशन, यानी हाइजेनिक अगर आपने कंडीशन प्रोड्यूस करनी है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, तो ये चीज़ें लाजमी हैं। और ये इन्होंने जैसे इस तस्वीर के अंदर इसने प्लास्टिक के कपड़े ही पहने हुए, ये भी अगर मिल जाए ईजिली वाली बात, सस्ती चीज़ है, कोई इतनी महंगी नहीं है। तो इसका भी बाद वो कपड़े गंदे होते हैं, उन पर जम्स होते हैं, वो भी आपकी प्रोडक्ट में शामिल हो जाते हैं। अगर ये दफ़ा नया यूज़ करेंगे, या कम से कम ऐसा प्लास्टिक का अगर है आपके पास, तो उसको वॉश करके दोबारा यूज़ कर लें। तो ये चीज़ें क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, फूड सेफ्टी के लिहाज से बहुत ज़रूरी है। कि बाद दफ़ा क्या होता है कि किसी बंदे को यानी टीबी का मर्ज़ है या कोई और जरासीम यानी बीमारी है, और बाद दफ़ा उसका कट लग जाता है, तो कट लगने से क्या होता है वो जरासीम या खून ब्लड प्रोडक्ट में चला जाता है, उसके बाद से जो उसको खाता है उसमें भी वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें इसलिए ज़रूरी होती है कि आपका फूड यानी फूड सेफ्टी के लिहाज से बिल्कुल सेफ़ हो, उसमें कोई कंटेमिनेशन ना हो, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ हो, कि कोई बंदा उसको खाए तो उसको फूड पॉइजनिंग ना हो, और क्वालिटी सेफ्टी हो उसके अंदर। ये सारी चीज़ें इनसे कंट्रोल हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें परचेज़ करने के लिए इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। अगर किसी के पास, जो मैंने ये सारी वीडियो बनाई है 4 पार्ट, इसके लास्ट पार्ट था ये, तो ये सारी चीज़ें अगर परचेज़ कर ले, आप स्मॉल स्केल पे इजीली टमाटो केचप का कारोबार शुरू कर सकते हैं। यानी अगर किसी बंदे के बाद 1 लाख से 2 लाख इन्वेस्टमेंट है, तो 1 लाख से 2 लाख वो अपना कारोबार शुरू कर सकता है टमाटो केचप का। और जितने भी यानी लोकल आपके होटल्स है, जैसे आप देखो आपके मोहल्ले में इतने बड़े होटल होते हैं, किसी से भी बात करो कि ना, उनसे पूछो आप केचप कहाँ से ले रहे हो, वो बताया कि आपको फलां जगह ले रहे हैं, आप इतने का दे रहा है, तो आप उनको कहो कि हम आपको बना कर देते हैं, हम इस पे रेट पे दे देंगे। वो सारी कॉस्टिंग निकाल के आप सारा कुछ करके, तो यूँ अपने आप कस्टमर ग्रैब कर सकते हो। कि जो छोटे छोटे होटल में केचप यूज़ करें, जैसे फास्ट फूड आजकल हर जगह अवेलेबल है, छोटे छोटे होटल है, तो उनको केचप की ज़रूरत होती है, तो यूँ कस्टमर आप कैच करके उनकी जो डिमांड है उसके मुताबिक बना के आप केचप उनको सप्लाई कर सकते हैं। एक तो ये फ़ायदा होगा कि आप उनको श्योर करें कि हम आपको प्योर चीज़ देंगे, इसमें टमाटो केचप भी यूज़ करेंगे और हर चीज़ हाइजीनिक तरीके से करेंगे, तो इंशाल्लाह लोग आपका परचेज भी करेंगे और आपका बिज़नेस भी चलेगा। और जब आपका बिज़नेस स्टार्ट हो जाए चलना, तो ऐसा ऐसा अपनी चीज़ों को ऑटोमेटिक की तरफ लेके जाए, क्योंकि इन सारी चीज़ों के ऑटोमेटिक प्लांट भी अवेलेबल है, लेकिन वो थोड़े कॉस्टली होते हैं। और जब आपका कारोबार चल पड़े, उसके बाद आप एक एक चीज़ करके ऑटोमेशन की तरफ चल जाए, तो इस तरह आप स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल पर जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने लास्ट पार्ट में ये बताया कि आपको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, 1 से 2 लाख में आप ये कारोबार शुरू कर सकते हैं। तो ये मेरी लास्ट वीडियो थी, जिसमें मेरी पहली वीडियो नहीं देखी वो मेरी बाकी वीडियो भी देख ले, तीसरा पार्ट, दूसरा पार्ट, पहला पार्ट, वो सारा पता चल जाएगा कि टमाटो केचप का बिज़नेस कैसे स्टार्ट करना है, कैसे इसकी रेसिपी डेवलप करनी है और कैसे बनाना है, और क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसकी, और क्वालिटी कंट्रोल कैसे करनी है, वो सारा मैंने 4 वीडियो में बता दिया आपको। तो उम्मीद है कि आपको ये 4 पार्ट्स मेरी वीडियो के पसंद आए होंगे, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इन वीडियो को देख के कोई अपना कारोबार भी शुरू करेगा। और मुझे अल्लाह से दुआ भी है कि जो भी इन वीडियो को देख के अपना कारोबार शुरू करे, अल्लाह उसके कारोबार में बरकत अता करे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।